हेलो एंड वेलकम टू द एग्रीटॉपर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये एंटोमोलॉजी का 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टर्म का मतलब क्या है? देखो, इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस। जब हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस का यूज करते हैं, उस प्रैक्टिस को हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं यूज किया है, पेस्ट मैनेजमेंट क्यों यूज किया है? तो पेस्ट कंट्रोल करना और पेस्ट मैनेज करने में डिफरेंस है। पेस्ट कंट्रोल करने का मतलब होता है कि जब भी फील्ड के अंदर पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उस टाइम पे हम उसे कंट्रोल करते हैं। जब पेस्ट पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जो प्रैक्टिसेस यूज होती है उसको हम पेस्ट कंट्रोल करना बोलते हैं। लेकिन हम कुछ पहले से ही ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जिससे हम पेस्ट इन्फेस्टेशन के चांसेस को कम कर सके, उसे हम बोलते हैं पेस्ट मैनेजमेंट करना। So, the integrated pest management is an ecosystem approach to crop production and protection that combines different management strategies and practices to grow healthy crops and minimize the use of pesticides. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे हमारा फोकस रहता है कि हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को, स्ट्रेटेजीज को यूज करें ताकि हम पेस्टिसाइड का कम से कम यूज करके एक हेल्दी प्लांट को डेवलप कर सके। क्या आपको पता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट कैसे हुआ होगा? इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी अरुण काथियान में गिवन है। पहले जब एग्रीकल्चर करते थे उस टाइम पे फील्ड में जब भी इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीजेस बढ़ जाती थी तो उस टाइम पे डायरेक्टली हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज कर देते थे। लेकिन कंटिन्यू एप्लीकेशन करने की वजह से क्या होता है कि जो पेस्ट हैं, डिजीजेस हैं, वो रेजिस्टेंट बन जाती है उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड की वजह से। और रेजिस्टेंट बनने के बाद हम कितना भी पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की अप्रोच स्टार्ट की गई जिसमें हमने डिफरेंट प्रैक्टिसेस के कॉम्बिनेशन बनाया और उस कॉम्बिनेशन को हम यूज करके पेस्टिसाइड के यूज को कम कर दिया है और एक हेल्दी प्लांट डेवलप कर दिया है। इंडिया के अंदर हर साल 7 करोड़ से भी ज्यादा लॉस होता है वीड्स, पेस्ट, डिजीजेस की वजह से, जिसमें से 33% डैमेज होता है वीड्स की वजह से, 26% डिजीजेस, 26% rodents and insects and 15% होता है बर्ड्स, नेमेटोड से। और इन्हें कंट्रोल करने के लिए हम 70% इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं, 12 to 15% फंजीसाइड्स का यूज करते हैं एंड 4 to 5% वीडीसाइड को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और क्रॉप मेथड्स ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: कल्चरल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड, फिजिकल मेथड, लीगल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल। फर्स्ट इज कल्चरल मेथड। इट इंक्लूड्स सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है फील्ड के अंदर जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, उसे हम कल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करके हम कैसे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट इज क्रॉप रोटेशन. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट लिमिटेड होस्ट रेंज एंड रिलेटिवली इमोबाइल इन सम स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट. इट मीन्स जब भी हम फील्ड में मोनोक्रॉपिंग को फॉलो करते हैं उससे क्या होता है कि उस क्रॉप से रिलेटेड जो पर्टिकुलर पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है और उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है। लेकिन क्रॉप रोटेशन करने से हम पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सेकंड मेथड है डीप प्लॉइंग. द रेस्टिंग स्टेज ऑफ सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट, वीड्स एंड पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड बाय समर डीप प्लॉइंग. समर डीप प्लॉइंग को यूज कर हम सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट्स, वीड्स एंड पैथोजन की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
कुछ जो पेस्ट हैं वो अपनी एग लाइन करते हैं सॉइल के अंदर, जैसे कि मिलीबग, तो उनकी पॉपुलेशन को भी हम लीफ ब्लोइंग को फॉलो करने से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लीन कल्टीवेशन। इट मीन्स फील्ड सैनिटेशन एंड इट डिस्ट्रॉय प्लांट डेब्रिस ऑफ प्रीवियस क्रॉप। इसका मतलब है कि जब भी हम क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद जो प्लांट डेब्रिस रह जाती हैं उसे हमें कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके बर्न कर देना है। और जो अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, उसे भी हमें कलेक्ट करके बर्न करना है। दैट इज कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट डेब्रिस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप। Grow trap crop around the main crop to attract the pest of main crop and then easily destroy through spraying any effective pesticides. इसका एग्जाम्पल है कॉटन फील्ड के अंदर हम कुछ ओकरा के प्लांट्स की सोइंग करते हैं, क्योंकि कॉटन के जो पेस्ट हैं वो सेम फैमिली के मेंबर जैसे कि ओकरा पे भी ग्रो करते हैं, तो ओकरा पे हम पेस्टिसाइड को यूज करके पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैस्टर इन सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर हम कैस्टर को ग्रो कर सकते हैं जिससे हम स्पोडोप्टेरा की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मस्टर्ड इन केबेज। इट इज इफेक्टिव फॉर डायमंड बैक मोथ। नेक्स्ट प्रैक्टिस है प्रूनिंग एंड थिनिंग। इट इंक्लूड्स कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स एंड दिस थिनिंग ऑल्सो इंक्रीजेस द विगर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोइंग रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज। सिंपली हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज को यूज करते हैं, जैसे कि राइस की पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी है CORH फर्स्ट। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट ब्राउन प्लांट हॉपर एंड गॉल मीज। नेक्स्ट इज सुरक्षा। इट इज ऑल्सो रेजिस्टेंट अगेंस्ट गॉल मीज। So this is all about cultural methods. Now next is mechanical methods. मैकेनिकल मेथड में फर्स्ट आता है हैंड पिकिंग। जनरली जो लार्ज साइज के इंसेक्ट होते हैं जैसे कि कैटरपिलर, बग्स, बीटल्स, इन्हें हमें हैंड पिक करके डिस्ट्रॉय कर देना है। नेक्स्ट इज शेकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांचेस। शेकिंग का मतलब क्या है कि जब भी प्लांट्स के ऊपर लार्वी एग्स का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम ऐसे शेक करके नीचे गिरा सकते हैं। नेक्स्ट इज बैंडिंग। बैंडिंग जनरली मिलीबग्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, क्योंकि मिलीबग के अंदर एग लेइंग होती है सॉइल के अंदर, और जब वो एग लार्वी में कन्वर्ट होता है तो वो क्रॉल करके ब्रांचेस पे जाना स्टार्ट कर देता है, तो वहां पर हम बैंडिंग कर देते हैं जिससे हम इसकी क्लाइंबिंग को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट मेथड इज वायर गोज स्क्रीन। इट प्रोटेक्ट्स द फ्रूट्स फ्रॉम बोरर। नेक्स्ट मेथड है ट्रेंच डिगिंग। It is used against nymphs of locust and larvae of red hairy caterpillar. Next method is trapping. Different traps को हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लाइट ट्रैप को यूज करते हैं ऐसे इंसेक्ट के लिए जो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लीफ हॉपर, व्हाइट ग्रब। और भी ट्रैप्स हैं जैसे कि बैट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप एंड फेरोमोन ट्रैप एंड साउंड ट्रैप। दिस फेरोमोन ट्रैप इज यूज्ड टू कंट्रोल कैटरपिलर्स। Next is flooding and draining. It is used to destroy the soil dwelling insect. These are the mechanical method. Now next is physical method. It involves manipulation of temperature, humidity and the use of radiations. Almost सभी insect 15.5 डिग्री सेल्सियस एंड 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। प्रैक्टिकली इस टेम्परेचर पे कोई पेस्ट का डैमेज नहीं हो सकता है। सीड्स एंड गो डाउन पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम हॉट एयर ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे सीड्स का मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है एंड कम मॉइस्चर की वजह से पेस्ट उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सीरियल शुड बी केप्ट एट मॉइस्चर लेवल लेस देन 12% फॉर द सेफ स्टोरेज, and in oil seeds moisture level should be at least 8% for the safe storage. Radiant energy को यूज करके भी हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। जनरली ये जो रेडिएंट एनर्जी है वो मेल इंसेक्ट को स्टेराइल बना देती है। इसके लिए हम कीमोस्टेरिलेंट, गामा रेडिएशन को यूज कर सकते हैं। So this is all about physical method. Now next is legal method.
It is adopted at various quarantine measures at various frontier area of country. Here domestic quarantine also adopted for some insect pest. लीगल कंट्रोल का मतलब होता है कि जब भी हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे लीगल कंट्रोल किया जाता है जिससे हम एक्सोटिक पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है DIPA डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। इट वाज enacted in 1914. Next is Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage. It was established in 1946 in Faridabad, Haryana. Now fifth method is biological control method. Biologically control करने के लिए हम पैरासाइट, पैरासिटॉइड एंड प्रेडेटर्स को यूज करते हैं। And the utilization of parasitoid, predators and the pathogen for the regulation of host population density is called as biological control. The term biological control was given by H.S. Smith in 1919. First is parasitoid. A parasitoid is a special kind of parasite which is often about the same size as its host. It kills its host developing into a free-living adult and requires only one host for developing into a free-living adult. पैरासाइट अपनी लार्वल स्टेज को होस्ट पे स्पेंड करता है और उसके बाद होस्ट को किल करके एक फ्री एज अ लिविंग एडल्ट सर्वाइव करता है। The examples of some parasitoid are egg parasitoid, that is Trichogramma species. It includes Trichogramma japonica, Trichogramma chinolis. Next is larval parasitoid. इसके एग्जाम्पल है Campyltis chloride, Potacia species and Bracon habitur. Majority of the parasitoids utilized in biological control of insect pest belong to two orders, Hymenoptera and Diptera. लास्ट लेक्चर में हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे थे, Proctotrupoidae फैमिली एंड Chalcidoidae फैमिली। इस फैमिली में पैरासिटोइड्स को इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल गिवन है जिसके अंदर पैरासिटोइड का टारगेट पेस्ट एंड क्रॉप का एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट इज Isotema javensis. Its targeted pest is top shoot borer and it is associated with sugarcane crop. Next is Tetrastichus israeli. Its targeted host is shoot borer and black-headed caterpillar of sugarcane and coconut. Next is Trichospilus pubivora. Its target host is black-headed caterpillar of coconut. Next is Apentillus flavis. Its target pest is stem borer Chilopartillus. It is associated with maize crop. Next is Platygaster oryzae. Its target pest is gall midge Orsuleo oryzae and it is associated with rice crop. Next is Telinomus remus. Its target pest is Spodoptera gitura and it is associated with tobacco crop. Next is Chilonas blackburni. Important parasitoid है ये associated रहता है spotted bollworm that is Earus species. It is associated with cotton. Next is Bracon species. It is associated with cotton and sugarcane crop. Its targeted host is pink bollworm and top shoot borer. Next is Bracon brevicornis. It is associated with sugarcane and coconut for top shoot borer and black-headed caterpillar pest. Next is Bracon habitur. It is associated with cotton, Helicoverpa armigera and Pactinophora gossipila, that is pink bollworm and American bollworm. Next parasitoid is Copidosoma coleri. Its targeted host is tuber moth and it is associated with potato. Next is Cotacia plutella. Its targeted host is diamondback moth of cabbage. Next is Campyltis chloride. Its target host is pod borer of gram and cotton. Next is very important parasitoid Trichogramma chinolis. Its targeted host is stem borer and top borer of sugarcane. Again this Trichogramma chinolis is associated with cotton bollworm, American bollworm, pink bollworm. Next is Trichogramma japonicum.
Its targeted host is stem borer of rice. Next is Encarsia formosa. Its targeted host is whitefly of greenhouse crop. Next, again important parasitoid Epiricania melanoleuca. Its targeted host is Pyrilla purpusilla. It is associated with sugarcane crop. Next is Encarsia perniciosi. Its targeted host is Sanjo's scale of apple. Next is Aphelinus mali. It is associated with woolly aphid of apple. Last is Leptomastix dactylope. It is associated with mealybug of citrus. So these are some examples of parasitoid. Now next is predator. Predator is a free living organism throughout the life and usually larger in size as compared to host. They kill their prey and require more than one prey for developing free living adult. पैरासिटोइड जनरली अपने होस्ट के सेम साइज में होते हैं और उन्हें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सिंगल होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये जो प्रेडेटर हैं वो डायरेक्टली अपने प्रे को किल करते हैं और किल करने के बाद एज अ फ्री लिविंग एडल्ट रहने लग जाते हैं. सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्रेडेटर्स आर लेडी बर्ड बीटल, कॉसिनिलिडी बीटल्स and the members of Coleoptera order that feeds on aphids of various crop. Next is lacewing and members of Chrysopeidae family and Neuroptera order that feed on sucking paste like whiteflies, aphids and thrips and bollworm of cotton. Next is Cryptolemus montroseri. It is used for the control of citrus mealybug. Next is Rhodelia cardinalis. It is a beetle which is used for the control of cottony cushion scale of citrus. Next example है mirid bug, effectively control brown plant hopper of rice. Next is reduvid bug and members of Hemiptera order. They act as a predator of coconut rhinoceros beetle. Next example is predatory mite, used for the control of Phytophagous mite. And other examples of predators are hoverfly, robberfly and members of Diptera. So these are the important 5 components of IPM. Now another some control methods are given, that is classical control. It includes searching, importing, colonizing and dispersal of a natural enemy into an area where they don't already exist for the suppression of pest population. Another method is microbial control. The term microbial control was first time given by Sternhorst in 1949. It includes the control of pest by the use of microorganisms such as viruses, bacteria, protozoa, fungi, rickettsia and nematode or their bioproducts are known as microbial control. The father of insect pathology is Agostino Bessi. First is bacteria. The entomopathogenic bacteria belongs to the family Bacilliaceae and genera Bacillus and Clostridium, in which Bacillus is most important. इसकी important species है Bacillus thuringiensis. This are gram positive, mostly produces endospores. This Bacillus thuringiensis bacteria, it is a spore producing crystalliferous and facultative bacteria isolated by Japanese scientist Ishiwata from diseased larvae of Bombyx mori in 1902. This Bt strains produces different crystal proteins which insecticidal activity towards specific insect pest, mostly towards the larvae of Lepidoptera. आप सबने बीटी कॉटन का एग्जाम्पल सुना होगा, उसके अंदर Bacillus thuringiensis के ही strains होते हैं. Here some common Bt strains are given. First is Bt Kurtzuki. The product based on this strain are registered for Lepidoptera larvae control. Next है Bt israelensis. It is used for the control of mosquito and black flies. Next है Bt tenebriosis. It is used for the control of beetles of Coleoptera order. Next point है toxins. This bacteria mainly produces delta endotoxin, also produces a number of exotoxin in which F exotoxin or thuringiensin
is a thermostable toxin and has an effect on insects as broad spectrum. The first commercial product called Dipel, it is isolated from Bt strain Kurstaki, and other commercial formulations are BioBeat, Halt, Thuricide, Amtrac, Spicturine, Delphine and Javelin. These are some toxins which are used to control insects of broad spectrum. Next है Bacillus papilli. It is a spore forming obligate bacteria. It caused milky disease on grubs of Japanese beetle. It was reported in 1933. In India, this Bacillus papilli is a naturally occurs on white grub. Example of commercial formulation of Bacillus papilla is Doom. It is promising against white grub in groundnut. Next है Bacillus sphaereus. It produces spherical spores, that is why it is named as sphaereus. It is used for control of mosquito only for the Culex species, but it is not effective for Aedes species. The example of non-spore forming bacteria is Pseudomonas fluorescens. Now next microorganism is viruses. The well-known family of viruses for insect pest management is Baculoviridae. Both the genus of Nucleopolyhedrovirus and Granulovirus belongs to the family Baculoviridae, and it is ideal for integrated pest management, being safe to humans. इन वायरसेस के स्ट्रेन को यूज करके हम एक पोटेंशियल माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड प्रिपेयर करते हैं जो कि लेपिडोप्टेरन लार्वी को कंट्रोल करने के लिए यूज आता है. The nucleopolyhedroviruses contains many viruses particle in each occlusion body and composed of a polyhedral protein. These are generally genus or species specific. For example, HANPV, that is Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus. Others are Helicoverpa zea and Spodoptera lutura. Next है granulosis viruses. This viruses contains only one virus particle in each occlusion body and composed of granule protein. GVs are more specific than NPV as they have been reported only from Lepidoptera. For example, codling moth, Indian meal moth, potato tuber moth, Galleria melanoleuca. Now next topic is mode of action. Both NPV and BT act as stomach poison. NPV is mostly used in pest management, especially to kill Lepidopteran larvae. Because this larvae has high gut pH greater than 10 where protein coat of viruses break down and occlusion bodies dissolve in the midgut of epithelium cells where pinkish polyhedral particles of viruses are accumulated on ventral side of insect body and the larvae becomes flaccid and finally rupture the skin. NPV और BT स्टमक पॉइजन के जैसे एक्ट करते हैं. जैसे ही ये वायरस लार्वी के बॉडी के अंदर जाता है तो उस टाइम पे लार्वे के गट में हाई पीएच होता है. एल्कलाइन पीएच कंडीशन की वजह से वायरसेस का जो प्रोटीन कोट है वो डिसॉल्व हो जाता है और ब्रेक डाउन हो जाता है. उसके बाद ये जो वायरस है वो लार्वे की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है और फाइनली ये लार्वे की डेथ कर देता है. It is used as 250 to 500 larval equivalent per hectare. The first commercial formulation of NPV is Alcar and other examples are Gemstar. What are the demerits of NPV and BT? ये slow action करते हैं and they are easily degraded in sunlight. इसीलिए हम इसे इवनिंग के टाइम पर स्प्रे करते हैं और इनके शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम चारकोल और टीनाकोल को यूज करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दी है जिसमें बताया है वायरस इन्फेस्टेड और बैक्टीरिया इन्फेस्टेड लार्वी के अंदर किस टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं. फर्स्ट है वायरस इन्फेस्टेड. वायरस इन्फेस्टेशन की वजह से लार्वी फीडिंग करना स्टॉप कर देती है बट बैक्टीरिया के अंदर इसका फीडिंग रिड्यूस हो जाता है बट स्टॉप नहीं होता है. नेक्स्ट पॉइंट है in virus infested the larvae turn into pinkish white in ventral side because of the accumulation of polyhedral bodies.
But in bacteria infested, body become dark or black in color and reduce its activity. In virus infested, larvae की body flaccid हो जाती है and skin fragile बन जाती है and finally it ruptures. But in bacteria infested, fluid discharge from anus, mouth occur. The larval crawls top of plant and hang upside down by prolix. This symptom is known as free top disease. And in bacteria infested, the nervous system discoordinated and finally larvae की death हो जाती है. Next pathogen है fungi. Agotinobacci firstly demonstrated that the fungus Beauveria bassina caused white muscardine disease in silkworm. Here a list of important insect pathogenic fungi are given which are used in agriculture pest management. First is Beauveria bassiana. Its targeted pest is Lepidopteran and Coleopteran insect. Second is Beauveria brongniarti. Its targeted pest is all species of the white grub. Third is Metarhizium anisople. Its targeted pest is beetles of white grub and termite. Next is Metarhizium flavoviridi. Its targeted pest is locust and grasshopper. Now next topic is use of nematodes in insect pest management. The nematodes that kill insects are known as entomopathogenic nematode. For example, DD136 is a mixture of nematode and bacteria which sold in the market under the trade name Gene Commando for the control of bollworm, caterpillar, white grubs and shoot borers. नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट इज एनवायरमेंटली सेफ and non-hazardous to Maine and domestic animals. It is supplement the natural balance. It shows long-lasted control. It is economically, but the initial cost may be high. It is self-perpetuate and permanent. Next is disadvantage. It shows slow control and non-guaranteed result. It is research intensive and require large budget. It is less efficient as compared to chemical and mechanical control. Since the method depends on environmental factor, so the failure can't be unavoided. Next is genetic control. It includes the sterile insect control and sterile insect release method. These are not so important. Now seventh is chemical control. The conventional insecticides with their trade names are classified as: first is organochlorines. The example of organochlorines are DDT. It was first commercial organochlorines discovered its insecticidal property by Paul Muller in 1939 and first used in agriculture in 1941. But due to their long residual effect, it was first banned in US in 1972 and in India in 1989. Second example is BHC. Its pure name is hexacyclohexane. Another example are endosulfan and dicophol. Second group है organophosphate. It includes both the contact organophosphate and systemic organophosphate. The example of contact organophosphate are: first is DDVP. It is effective against aphid, spider, mites, caterpillar, thrips and whiteflies. Second is malathion. It is effective against mosquito. Third is chloropyrifos. Another example are quinolphos and methylparathion. Second is systemic herbicide. The example of systemic herbicides are monocrotophos. In India, it is restricted used in agricultural field crops but banned in vegetables. Another example are dimethoate, acephate, forate and methyl-dametone. Third group is carbamate insecticide. The examples are carbaryl, carbofuran and LD-carb. Next is synthetic pyrethroids. These are synthetic derivatives of natural pyrethrum. They have quick knockdown effect but easily break down in sun heat. Alethrin is used in mosquito coils and liquid mosquito killers. The example of synthetic pyrethroids are alethrin, parathrin. Parathrin is the first
photostable synthetic pyrethroid. Another example are cypermethrin, deltamethrin, fenvalerate and etofenprox. Next is fumigant insecticide. Their examples are hydrogen cyanide. It is non-toxic to plants but highly toxic to mammals. Second is carbon disulfide. It is highly penetrating. So it is used in stored grain and other materials. It is highly inflammable. That is why हम इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं. It was first discovered by Kuhn in 1871 for sugar beet cyst nematode control. Next example is methyl bromide. It is colorless, odorless gas. It is highly penetrating, used as packing material for the export purposes. It is non-inflammable but toxic to mammals and also cause ozone depletion. Next example is ethylene dichloride. It is inflammable. So it is mixed with carbon tetrachloride and used for stored grain paste control. Next example is ethylene dichloride carbon tetrachloride mixture. It is used in 3:1 ratio. It is safely used in stored grains but it is safest among all the fumigants. Next is carbon tetrachloride. It is non-inflammable, non-explosive, so mainly used as a fumigant additive to reduce the inflammability. Next is DD mixture 1,3-dichloropropene and 1,2-dichloropropane. It was discovered by Carter in 1943 for the control of plant nematodes and soil insect. Another example is ethylene dibromide. It was discovered by Crichton in 1945 for the control of plant nematodes and soil insects. Next is chloropicrin. It is a colorless gas. It is limited used in stored grains. It is also called as tear gas because it is highly lacrimatory and poisonous to mammals. Next is hydrogen phosphide. Its trade name is Selphos. Commonly इसे stored grain के लिए use करते हैं Selphos की tablets. It is highly toxic to mammals but it has strong garlic smell. It is used in grain fumigant in bags or bins at the rate of 3 tablets per ton of grain. Now the last topic is insecticides of plant origin. First is rotenone. It is derived from the roots of Daris elliptica. Second is pyrethrum. It is derived from the flowers of chrysanthemum. Next is azadirachtin. It is derived from the seeds and leaves of neem. And fourth is nicotine. It is derived from the roots of tobacco. The new group of insecticide are, first is neonicotinoid. For example, imidacloroprid. It is the most widely used insecticide in the world. The important member of neonicotinoid insecticides are, first is imidacloroprid, which is effective against sucking pest. Second is thiamethoxam. It is effective against cotton whitefly. Third is clothianidin. It is effective against groundnut white grub. And last is acetamiprid. It is effective against sucking insect pest. Second group is ketanols. For example, spirotetramate. Third is oxadiazine group. It includes indosapcarb. Fourth is phenylpyrazole, fipronil. The new insecticides from microorganisms are abamectin and spinosad. So this is all about today's lecture. मिलते हैं next video में. Thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share.